नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी चुनाव से पहले हुआ बड़ा सियासी उलटफेर। कांग्रेस के बेहद पुराने और करीबी साथी कद्दावर नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और कमल के साथ हो लिए। बाकायदा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 2 की अगर बात करें, वहां पर सीएम माफ कीजिएगा सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सियासी वर्चस्व था उससे हर कोई वाकिफ था। उसी तरह से जितिन प्रसाद की भी उस समय तूती बोला करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में आने के बाद सूबे की राजनीति में जितिन प्रसाद साइडलाइन चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अब 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया, जो कांग्रेस के लिए यूपी में बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस के अंदर नेताओं की असंतुष्टि को हाईकमान आखिरकार क्यों नहीं सुलझा पा रही है? कांग्रेस में और कितने जितिन और कितने सिंधिया? राहुल की टीम से एक एक करके तमाम करीबी नेता छिटक रहे हैं। कांग्रेसी यंगस्टर्स में इतनी नाराजगी आखिरकार क्यों बनी हुई है? क्या अगला नंबर अब सचिन पायलट का माना जाए? और क्या ब्राह्मण चेहरा बनकर बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे जितिन प्रसाद? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन पहले आप सुनिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने पर जितिन ने क्या कहा। इसके अलावा आपको सुनवाएगी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी कैसी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में। देखिए, आदरणीय जितिन प्रसाद जी को काफी सम्मान पार्टी ने दिया, नाम दिया, पहचान दिया, सांसद बने, मंत्री बने, पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। और जिसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया वो सम्मान भी न संभाल पाए, तो मैं समझता हूँ उसकी गलती है। उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए इस घटना की बात की जितिन ने थामा कमल। कांग्रेस कैसे लड़ेगी अब 22 का दंगल? जी हां, महत्वपूर्ण सवाल है। बेहद कम समय अब बचा हुआ है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमजोर होता हाथ, चुनाव में किसका मिलेगा साथ? बड़ा सवाल। कांग्रेस में और कितने ज्योतिरादित्य और जितिन? ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही छोड़कर जा चुके थे। जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दी है। आखिरकार और कितने ऐसे असंतुष्ट नेता कांग्रेस के अंदर है और उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं किया जा रहा? कांग्रेस में कोई टिकता क्यों नहीं? बड़ा सवाल। कांग्रेस में संकट का शोर, नेताओं में क्यों मची है दौड़? जी हां, कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं नेता। कांग्रेस की कल है टीम राहुल का आखिरकार फिर कैसे होगा भला? नेतृत्व पर सवाल, कांग्रेस का आखिर क्या होगा हाल? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत उमाशंकर पांडे जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 22 के लिहाज से? देखिए, राजनीति विचारधारा की होती है और जब कोई इस विचारधारा को छोड़कर इधर से उधर जाता है और अगर वो लगातार 4 चुनाव हार रहा हो, जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, एक विधानसभा का हो और एक अपने ही परिवार के अपने भाभी को जिला पंचायत चुनाव में भी हार मिली हो, तो निश्चित रूप से इस हार से, इस अलोकप्रियता से किसी के भी मन में निराशा आ सकती है।
अगर वो सत्ता की तरफ जाने वाले लोग हैं तो ये घोर निराशा का विषय उनके लिए होगा, जैसा जितिन प्रसाद जी के केस में, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के केस में हुआ था। और लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता विचारधारा के साथ। ये वेस्ट बंगाल चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने है कि तमाम बड़े बड़े नेता टीएमसी के सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत कर आई। जितिन प्रसाद जी भी ऐसे ही नेता हैं जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। वो कांग्रेस पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकते थे, ये निश्चित रूप से हम लोगों को समझना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको बोला कि आप जो है लखनऊ में चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम धौरहरा लड़ेंगे, तो पार्टी ने उनको धौरहरा दिया। 2017 के चुनाव में वो विधानसभा लड़े, जबकि पार्टी चाहती थी कि वो प्रदेश में प्रचार करें, लेकिन वो विधानसभा लड़े और वहां भी वो पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। तो जब सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर वो पार्टी का नहीं रहता, किसी भी पार्टी का नहीं रहता। जो सत्ता की तरफ झुकाव रखता है वो चाहे कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, वो वैसे ही नजर आता है। और वैसे ही आज भाजपा का सत्ता है तो भाजपा के साथ हैं, कल फिर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो कांग्रेस की तरफ आने का प्रयास करेंगे। ये चलता रहता है। लेकिन 3-4 बातें जितिन प्रसाद जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं विशेष व्यक्ति के लिए पार्टी में नहीं रहना चाहता, तो वो भी एक विशेष व्यक्ति के कारण ही इतनी जल्दी यहां से वहां तक पहुंचे। वो जिनका उन्होंने जिक्र भी किया कि मैं 3 पीढ़ियों का कांग्रेसी हूं, तो 3 पीढ़ियों के वो कांग्रेसी हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा गैप है। जितेंद्र प्रसाद जी ने भी कांग्रेस के साथ बगावत की थी और आज साथ उनका कांग्रेस के साथ रहा है, फिर भी आप लोग उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख पाए? जिस तरह से G23 में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, उस ग्रुप में वो शामिल हुए थे, उसके बाद बहुत सारे सुर उठने लगे थे कि भाई जितिन प्रसाद को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन वो टिके रहे, तब भी कांग्रेस के साथ बने रहे। लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया और आप लोग उन्हें क्यों नहीं रिटेन कर पाए? देखिए, मैंने आपको कहा, जब विचारधारा की तमाम लोग पार्टी में, करोड़ों लोग हैं जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला और वो पार्टी के लिए लगातार लगे रहते हैं, लेकिन जितिन प्रसाद जी जिनको पार्टी ने 2-2 बार यूनियन मिनिस्टर बनाया, सांसद बनाया, पार्टी का महासचिव बनाया, CWC का मेंबर बनाया, अभी वो वेस्ट बंगाल के प्रभारी थे जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक रहा उनके नेतृत्व में। इसके बावजूद वो अपने पद पर बने हुए थे। तो ये अगर कोई ये इसको चाहे जिस तरीके से ले, आप कुछ भी कह सकती हैं कि कांग्रेस के लिए झटका है या कांग्रेस के लिए कुछ भी आप कहिए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को मदद करके आगे बढ़ाया, उन लोगों ने, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे वो जगदम्बिका पाल जी हो, चाहे वो रत्ना सिंह जी हो, ये तमाम लोग जो अवसरवाद का पर्याय बनते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ जिन लोगों ने विश्वासघात करके सत्ता पक्ष की तरफ अपना रुख मोड़ा, उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख लिया जाना चाहिए कि उन लोगों को मिला क्या। रत्ना सिंह जी को क्या मिला, जगदम्बिका पाल को क्या मिला, रीता बहुगुणा जोशी को पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था और कुछ ही समय बाद उनको पार्लियामेंट लड़ने के लिए भेज दिया, वो सांसद ही हैं, मिनिस्ट्री उनसे छीन ली गई। ऐसे तमाम आप जितने भी उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से वहां गए उनको मिला कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री बन गए ना सर, वो भी तो आपको याद होगा। हाँ, वो बिल्कुल मुझे याद है। हेमंत बिस्व शर्मा ने किया क्या कि जब 5 दिनों तक चुनाव परिणाम आने के बाद जो विधायक थे, 5 दिनों तक उन्होंने उन अपने साथ के सारे विधायकों को अपने पास कैद करके रखा, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई। तो ऐसे कोई भी करे क्या, जितिन प्रसाद जी या रीता बहुगुणा जोशी जी जिनको आज कुछ भी नहीं मिला है, रत्ना सिंह जी एक सांसद बन के ये लोग रह गए, या नहीं मिला हो, लेकिन आप इतना बताइए कि आप लोगों की पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम कद्दावर नेताओं के बीच इतनी असंतुष्टि का माहौल क्यों है? खासतौर पर अगर मैं राहुल गांधी की टीम का जिक्र करूं, सर आपको भी पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें नाम था, सचिन पायलट उसमें नाम है,
जितिन प्रसाद उसमें नाम था, अब वो नहीं रहा है, साथ छूट गया है आप लोगों का। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे नहीं, जितिन प्रसाद भी आज छोड़कर चले गए। अगला नाम मिलिंद देवड़ा का अगर मैं लूं तो वो ट्विटर पर कई बार राहुल गांधी की नीतियों को लेकर किस तरह से अपना विरोध जताते रहे हैं, ये आपको भी पता होगा। इसके अलावा सचिन पायलट के स्वर भी कल से बदले बदले नजर आ रहे हैं सर। कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी कि भाई 10 महीने का समय दिया गया था हाईकमान की तरफ से, 10 महीने हो गए, जिस कमेटी के बनाने की बात कही गई थी उस कमेटी ने अब तक कुछ किया ही नहीं है। इसलिए सर आपसे मैं सवाल कर रही हूं कि आखिरकार पार्टी के अंदर और कितने जितिन और कितने सिंधिया? देखिए, मैंने आपको कहा, जो विचारधारा से जुड़े होते हैं वो पार्टी के साथ जन जन्मांतर तक रहते हैं, लेकिन जो अवसरवाद से जुड़े होते हैं उनके लिए कोई पार्टी उनका अपना अस्थायी घर नहीं होता है। रीता बहुगुणा जोशी जी को लीजिए, पहले वो जनता समाजवादी पार्टी में सुल्तानपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, फिर वो कांग्रेस में आई, फिर वो भाजपा में गई। तो इन लोगों के कोई अस्थायी घर नहीं होते हैं शिल्पा जी। जितिन प्रसाद जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, ये सब अति महत्वाकांक्षा के शिकार हैं और कोई ये इसी पीढ़ी ने इनकी नहीं किया है। चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हो, उन्होंने भी पार्टी से बगावत किया था। जितेंद्र प्रसाद जी हो, जितिन जी के पिताजी, उन्होंने भी पार्टी से बगावत किया था। तो जब अवसरवाद और महत्वाकांक्षा की प्रबल इच्छा होती है तो उस समय आप किसी को नहीं रोक सकती हैं। और केवल ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी जूतम पैजारा आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से योगी बनाम मोदी चल रहा है, अमित शाह और मोदी की टीम जो है योगी जी के साथ लड़ रही है, सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश के रहा है। अंदर, और ऐसे में इतना बड़ा कद्दावर नेता अगर आपको छोड़कर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए झटका ही माना जाएगा। और हालांकि ये आप अपनी सफाई दे रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई है या जो विचारधारा की आपने बात कही है वो अपनी जगह पर है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास और भी सवालों के साथ। हमारे साथ बीजेपी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपके पास आते हुए, जितिन प्रसाद आपकी पार्टी में आ गए हैं, जितिन प्रसाद के नाम पर क्यों दाव खेला गया और किन उम्मीदों के साथ आप बीजेपी में उसको लेकर आए हैं? क्या उम्मीद है सर आपकी? देखिए, हम लेके नहीं आए हैं, उन्होंने पार्टी, हाँ, स्वागत किया ना आपने, क्या उम्मीद है? वो एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, और मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कई बड़े नेता बहुत असंतोष, घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की कार्य कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली हो गई है, उसको लेकर के जो उहापोह है कि आज का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो किसी भी कुर्सी के लिए, पॉलिटिकल स्पेस तलाशने के लिए किसी भी सतह पे जा रहा है, और उसको न देश की आन बान शान के साथ भी खिलवाड़ करने में भी जरा से भी राहुल गांधी नहीं हिचकते हैं। और वो उनके अनेक बयानों से पाकिस्तान बड़ा खुशमस होता है और यही हाल चाइना की। तो ये जो राहुल गांधी का जो तौर तरीका है और जो एक परिवार का एकाधिकारवाद है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम सारे जो लीडरान हैं उनमें, और जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर ये उहापोह है। और उसको लेकर के जिन्होंने जितिन प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों में को उन्होंने स्वीकार किया और आज पार्टी ने उन्होंने ज्वाइन किया, पार्टी ने उनका स्वागत किया है। और सामाजिक जीवन में जो लोग, जो परिवार इतने दिनों से है, उसकी जो भी भूमिका पार्टी तय करेगा वो जितिन प्रसाद जी करेंगे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना, उम्मीदें क्या लगी है आपकी उनसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है सर। देखिए, इसमें कोई व्यक्ति की उम्मीद नहीं है, तो पार्टी एक लक्ष्य को लेकर के, एक मिशन को लेकर के चल रही है, और वो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की है। उसमें उसके निहितार्थ सभी को काम करना है। सभी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, सब उसमें अपना योगदान देते हैं। जिसकी जो भूमिका संगठन तय करता है वो उस भूमिका को अभिनीत करता है। चलिए ठीक, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जितिन प्रसाद का शामिल हो जाना उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस हद तक ये असर करेगा?
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं 1 मिनट लूंगा और इसको समझाने में। जितिन प्रसाद का मोर और लेस बीजेपी में जाना तय हो गया था। 2019 इलेक्शन में वो करीब करीब चले ही गए थे, लेकिन फिर उनको मना के वापस ले आया गया। तो ये तो तय था कि वो जा रहे हैं। लेकिन एक बात, पहली चीज है कि ये अगर गए हैं तो इनको आप चाहे लाख कद्दावर नेता कहिए या कुछ भी कहिए, कितने कद्दावर थे इसको कहने की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी के बारे में कोई खराब बात नहीं कहनी चाहिए। कद्दावर क्या थे? अपना इलेक्शन नहीं जीत पाते थे। भाई आज तो सारा कुछ है कि आप इलेक्शन जीत पाते, अगर आप चुनावी राजनीति में है, अगर आप उसमें है तब दूसरी बात है। जो हमारे कांग्रेस के एक साथी ने कहा कि भाई ये वेस्ट बंगाल की पराजय का नेतृत्व उन्होंने किया, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का जो भी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो कांग्रेस की बुरी हालत हुई है वेस्ट बंगाल में, उसकी जिम्मेदारी तो फिर उनको भी लेनी चाहिए, जिसने भी वो बनाया। मैं इस पे ज्यादा महत्वपूर्ण बात पे यह आऊंगा कि बीजेपी से ये चीजें इन लोगों को सीखनी चाहिए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने इस निर्णय को डिसाइड किया। ये मोर और लेस पहले से डिसाइडेड था कि इनको आना है। टाइमिंग इन्होंने डिसाइड की, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब ये दिल्ली में भाजपा में शामिल हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वहां नहीं थे, न स्वतंत्र देव सिंह थे, न उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह वहां थे, राजी कैसे यानी कोई नहीं था। नहीं, और पीयूष गोयल आप खुद ही समझ लीजिए। देखिए, मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूं। पीयूष गोयल का भी कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा के मेंबर हैं, चूंकि मोदी जी के खास हैं, इसलिए उनको वो ताकत वहां से लाते हैं। उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, तो उनको सामने बिठा दिया गया। और अगर मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें इनका मुंह, मतलब इनका फेस सेविंग के लिए कहा गया कि अभी ये जाके अमित शाह साहब से मिलेंगे, अभी ये जाके अमित शाह साहब इनसे मिलेंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि बिल्कुल स्पष्ट एक चीज और समझ लीजिए, जो एक तीर से दो निशाने केंद्रीय नेतृत्व ने किया है भाजपा ने। पहला, कांग्रेस की छीछा लेदर हुई है। इसमें कांग्रेस वाले कुछ भी कहें, जितनी देर भी कहते रहे नहीं नहीं वो बेकार थे, लेकिन थे तो आप ही के यहाँ, और 3 जनरेशन से थे। बिल्कुल। दूसरा, ये योगी जी को भी एक संदेश दिया गया है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जो जितिन प्रसाद थे, वो ब्राह्मण चेतना परिषद, ब्राह्मण लीगल फोर्स, ब्राह्मण चेतना संवाद, मालूम नहीं क्या क्या ब्राह्मणों का करते थे। और जितिन जी ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट है कि इस योगी सरकार ने ब्राह्मणों की जितनी उपेक्षा और उत्पीड़न किया है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। ये उनका स्टेटमेंट है। तो आज जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको वहां रखा है, तो एक तीर से दो निशाने ये किए हैं कि योगी जी को भी उन्होंने एक संदेश ठीक दे दिया है कि देखो, तुम जो तुम्हें वो कर रहा था उस तरह, तो वो कई चीजों को बीजेपी से वन मस्ट लर्न, मतलब एक बीजेपी से सीखने की चीज है बाकी पार्टियों को जो चुनावी उसमें रहती हैं। ठीक है, जवाब लूंगी, आऊंगी आपके पास उमाशंकर पांडे जी, लेकिन उससे पहले हाँ ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, जल्दी से। इनका ये निर्णय जो ये बार बार हो रहा है ना, इनको इग्नोर किया गया, और इनको ये इग्नोर की वजह से नहीं, इनको पूरी अहमियत थी। इनका सिर्फ निर्णय और सिर्फ चुनावी गणित है, क्योंकि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है और वहां पे कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। स्पष्ट है, 7 एमएलए थे, आज 4 बचे हैं। अगले आने वाले इलेक्शन में भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस का कुछ है। तो उस गणित के हिसाब से आए हैं, ये कोई इग्नोर नहीं। ठीक है, उमाशंकर पांडे की तरफ से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद प्रोफेसर विवेक सिंह के पास जाऊंगी। जल्दी से सर, पांडे जी। देखिए, जितिन प्रसाद जी ने जो अपना एक ब्राह्मणों के लिए गैर राजनीतिक संगठन बनाकर योगी जी के खिलाफ मुहिम चलाया था, आज तो वो ब्राह्मणों को धोखा देके उन्हीं योगी जी की गोद में जाके बैठ गए। अब कोई ये कहे कि वो ब्राह्मण चेहरा है, तो ब्राह्मणों को धोखा देने वाला ब्राह्मण चेहरा कैसे हो सकता है? आप याद करिए, देवरिया से लेके बस्ती तक ये ब्राह्मणों की जो हत्याएं हो रही थी, चाहे वो बिकरू कांड में जो हुआ, लखनऊ में जो घटना हुई, प्रतापगढ़ में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई, रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये सबकी आवाज बनना चाह रहे थे। लेकिन हकीकत क्या था? हकीकत था उन्हीं के ऊपर जिनको इन्होंने ब्राह्मणों का हत्यारा कहा, उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो ये तो ब्राह्मणों के सामने एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए। तो ब्राह्मण तो अब इनको अपना विश्वासघाती मानेगा। जी शिल्पा, चलिए ठीक है, बस आप फिर मुझे इतना बता दीजिए पांडे जी, विवेक जी के पास जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे कि तमाम जो नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनमें बहुत सारे बड़े चेहरे भी शामिल हैं, आखिरकार उन्हें पार्टी के अंदर घुटन महसूस क्यों होती है? वो बाहर सांस ढूंढने की कोशिश क्यों करते नजर आते हैं? उनकी असंतुष्टि को आप लोग दूर क्यों नहीं कर पाते हैं? बार बार हाईकमान तक बात पहुंचाने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई क्यों नहीं हो पाती है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी आखिरकार उन लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों रिटेन नहीं कर पाते हैं? और क्या इससे कांग्रेस अब कमजोर नहीं होती जा रही है?
2022 का इतना भारी भरकम चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी समझ रहे हैं। 30 सालों से आप तकरीबन वहां पर बाहर है, सत्ता का सूखा वहां पर आप लोगों के लिए है, ये आप भी समझ रहे हैं। बोलिए सर जल्दी। शिल्पा जी जो दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे स्ट्रांग बॉडी जो CWC है उसका मेंबर हो, जो एक राज्य का प्रभारी हो, उसको अगर घुटन महसूस हो तो फिर तो दो ही पद बचते थे, एक तो पार्टी अध्यक्ष का पद और दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री का पद। तो कांग्रेस पार्टी आती तो उनको दरअसल घुटन उनको इसलिए भी हो रही थी ना सर, क्योंकि अलग बात था, प्रियंका गांधी के यूपी की सियासत में आने के बाद साइडलाइन कर दिए गए थे। राहुल गांधी के खेमे के थे वे, फिर उनकी चली नहीं, साइडलाइन कर दिए गए। बोलिए। या सुन लीजिए शिल्पा जी, सुन लीजिए शिल्पा जी, सुन लीजिए। जो CWC का मेंबर हो, प्रेजेंटली जो CWC का मेंबर हो, जो कांग्रेस का एक राज्य का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, उसको साइडलाइन होना आप कहती है। मैं वही तो कह रहा हूं कि सबसे मजबूत बॉडी है कांग्रेस की CWC, सबसे अध्यक्ष के बाद सबसे मजबूत बॉडी होता है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। ये दोनों पदों पर जितिन प्रसाद जी थे। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं इग्नोर हो रहे थे या आप कहें कि उनको घुटन महसूस हो रही थी, तो दो ही पद बचते हैं, एक तो पार्टी का अध्यक्ष और दूसरा प्राइम मिनिस्टर। तो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मांग ले उनसे कैबिनेट मिनिस्टर का पद मांग ले। जो करना चाह रहा था कांग्रेस पार्टी में रहकर कर ही नहीं पा रहा था। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? किसे नफा किसे नुकसान? विवेक सिंह। चीजों को 3 भागों में बांट के देखता हूँ। पहला, उन्होंने छोड़ा क्यों? जितिन प्रसाद में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनके इतने बड़े बड़े पद दिए गए थे, इतनी अच्छी पोजीशन थे कांग्रेस में, तो फिर उन्होंने छोड़ा क्यों? देखिए, जब असंतोष जब ज्यादा बढ़ जाता है, और आपको पता होगा कि कांग्रेस लगातार हार रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए लड़ती है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आई, फिर भी उसका कोई इम्पैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जब आपको पता हो कि आपका कोई भी रोल, आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, शाहजहांपुर में परिवर्तन हो गए, इनको पता ही नहीं था। तो जब आपको पता हो कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है, और इस पार्टी में जहां आप हो वहां पर उस पार्टी का और आपका दोनों का कोई भविष्य नहीं है, तो इस कंडीशन में लोग आपकी पार्टी को छोड़ेंगे ही। दूसरी बात, छोड़ने की जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक कई सालों से शुरू हुआ है। आप देखिए, रिसेंटली जिसका राहुल गांधी के पास गए थे और बिस्किट खिलाने वाला वीडियो आपने भी देखा होगा शिल्पा जी, उस कंडीशन में हेमंत बिस्व शर्मा ने उनकी पार्टी छोड़ा और आज वो मुख्यमंत्री हैं आसाम के। तो कहीं आप देखिए, ये जो छोड़ने का कार्यक्रम घटनाक्रम हुआ है, ये कुछ सालों से हुआ है। चाहे तो आपका असम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अभी जो है हो सकता है मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में, ये लगातार चल रहा है और लगातार आगे भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है सचिन पायलट या अदिति के रूप में, खास करके उत्तर प्रदेश में आपको ये आगे देखने को मिलेगा। तो ये जब असंतोष क्योंकि ज्यादा है, उनका भविष्य दिख नहीं रहा है, उनको लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, लोग छोड़ेंगे। ये तो बात हुई छोड़े क्यों। अब दूसरा प्रश्न आपका था कि ये आए क्यों बीजेपी में। तो आपको भी पता है कि 6 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और शिल्पा जी, एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण जो है बहुत नाखुश है और जो ठाकुर समाज खुश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो ब्राह्मण दुखी है और न ठाकुर खुश है। ये आपको क्यों परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर की विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और रही बात, जितिन प्रसाद खुद एक रॉयल फैमिली से आते हैं, कोई इनको मैं जमीनी स्तर का नेता नहीं मानता और ना ही इनका ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर है, इनका कोई जनाधार ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी एक और भाई साहब बात कर रहे थे कि योगी को चेक करने के लिए शर्मा जी को भेजा गया था, आपने सुना देखा होगा कितने दिन से उसी से अब इसके बाद इनको भेजा है ताकि जो है आप इनके ऊपर चेक रख सके योगी के ऊपर। देखिए, योगी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, योगी की ऐसी ब्रांड है जो कि केवल नेशनल नहीं, टाइम मैगजीन वगैरह में भी उनके बारे में छपता है। तो एक
आप देखिए, एक मोदी के टक्कर के योगी हैं, तो आप किसी जितिन प्रसाद को लाकर योगी के ऊपर आप कोई चेक आप नहीं रख सकते हैं। तीसरी बात है, आने से भाजपा के ऊपर खास करके अगर मैं खास कर बात करूं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के ऊपर ऐसा कोई इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, और एक खुद लगातार हार रहे हैं। अभी कांग्रेस के एक मिनट, मेरा इनसे कुछ प्रश्न है। अगर ये लगातार इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी जितिन प्रसाद की, तो आपने इनको लगातार बड़े बड़े पद आप क्यों देते रहे? दूसरी बात है, वेस्ट बंगाल की बात आई। वेस्ट बंगाल में आपके टॉप लीडरशिप प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ थे? आप जो सारा का सारा इनके ऊपर आप छोड़ रहे हो। अगर उन्हें भी सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ठीक है, इन सवालों के जवाब उमाशंकर पांडे जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की करेंगे कोशिश कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर नेताओं को ऐसी जरूरत महसूस होती ही क्यों है कि पार्टी छोड़कर बाहर जाया जाए या वो घुटन महसूस करे। इसके अलावा खासतौर पर जो यंग नेता है, जो यंगस्टर्स है, उनमें स्पेशली नाराजगी क्यों बनी हुई है और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के अंदर हाईकमान के सामने उनकी सुनवाई होती नहीं है और इस वजह से उनकी नाराजगी अंदर ही अंदर पनपती जाती है और अंत में फिर क्या होता है, दामन छोड़ दिया जाता है कांग्रेस का। तमाम सवाल है हमारे साथ लगातार उमाशंकर पांडे जी भी बने हुए पैनल के पास जाते हुए। उमाशंकर पांडे जी, आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से विवेक जी ने सवाल उठाया था कि अगर जितिन प्रसाद बार बार चुनाव हार रहे थे, 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण पद फिर क्यों दिए जा रहे थे? और हार का ठीकरा फिर सिर्फ उन्हीं के सर पर क्यों? राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? शिल्पा जी, मैं 3 बातें करूंगा। पहली बात तो आपने कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं लेते। मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे चल के देखिए। जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे तो सबसे पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी ने आकर हार की जिम्मेदारी ली थी और इसके लिए बाकायदे एक पत्र जारी करके उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर अपनी जिम्मेदारी ली थी। तो पहली बात तो ये कि आप इस चीज को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, अभी एक साथी जिनको आपने बिठाया है वो कह रहे थे कि कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेता है। मैं इनको जरा बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 53 सांसदों वाली पार्टी है। अभी मौजूदा समय में 35 से ज्यादा उसके राज्यसभा के सांसद हैं, 850 के लगभग उसके पूरे देश में विधायक हैं और करीब 150 से ऊपर उनके एमएलसी हैं। 3 राज्यों में उनकी स्वयं की सरकार है, 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। और ऐसी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जब ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं तो 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 325 से ज्यादा प्रचंड बहुमत वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मोदी जी को साथ लेकर उनकी पूरी कैबिनेट, तमाम राज्यों के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तमाम इनके पार्टी के बड़े नेता, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन और तमाम और संगठन, में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये सारे उतर आते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ म्याऊं च्यों प्यों करते हुए और आप कहते हैं कि सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसी स्तरहीन बातें नहीं की जाती हैं। आप एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो मौजूदा समय में जिस स्थिति में है, मैंने उसका बखान किया और अगर हम इतिहास पर चले जाएंगे तो फिर वो महाग्रंथ लिखना पड़ेगा। तमाम लोगों ने लिखा है, बोला है, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, आपने जिम्मेदारी की बात की थी कि जिम्मेदारी ली गई जोड़ना चाह रहे सर, वो बात आपकी सही है। नैतिक जिम्मेदारी हर कोई लेता है, हार की जिम्मेदारी हर अध्यक्ष लेता है, स्वीकार करता है, लेकिन उसके बाद आत्ममंथन की भी बात कही जाती है, उसके बाद और भी तमाम फॉलोअप चीजें होती हैं। वो सर कांग्रेस में होती हुई नजर आती नहीं है, क्योंकि अगर होती तो स्थिति फिर बदलती क्यों नहीं है? बदलती क्यों नहीं है शिल्पा जी? क्यों बार बार आपके इतने करीबी आपको छोड़कर जा रहे हैं और आप जाने दे रहे हैं? शिल्पा जी सुन लीजिए। शिल्पा जी देखिए, अब आपने दूसरी गलत बात कह दी कि आत्ममंथन क्यों नहीं करते। आपको शायद पता नहीं कि पूरा आत्ममंथन हुआ, उसकी रिपोर्ट भी तैयार होकर पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंच गई। करते रहिए, कितने साल हो गए सर? 30 साल बहुत बड़ा गैप होता है सर। नहीं, अरे कैसी बात कर और उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सर। शिल्पा जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले 1951 में बनी जनसंघ और उसके पहले हिंदू महासभा 1977 तक कभी सत्ता का सुख नहीं पाए।
1951 से लेकर 77 तक 26 साल जनसंघ तरस गई सत्ता सुख के लिए, और 2 साल जनता पार्टी, जब जनसंघ उनका विलय हो गया, 2 साल वो सारी पार्टियां इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जुट के एकजुट हो गई, और उसके बाद फिर ये सत्ता के बाहर रहे, और फिर अटल जी करीब 7 साल वो सत्ता में रहे। तो ये तो हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी जनता को कोई पार्टी समझ में आती है, कभी दूसरी पार्टी समझ में आती है, और इसके लिए ना तो बड़ा किसी राजनीतिक पार्टी पर ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हालांकि आप स्वीकार नहीं करेंगे मैं जानती हूं, सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो है राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को, और जब जब सवाल खड़े होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सुर निकल कर आते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर कह दिया जाता है कि भाई बाहर का रास्ता देख लीजिए। कांग्रेस के अंदर ही ये फिर बातें उठने लगती है कि इस फलाने बंदे को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, जैसा कि जितिन प्रसाद के साथ भी हुआ था। चिट्ठी लिखने के बाद मांग तेज हो गई थी, तो सर क्यों ना सवाल उठे, और फिर आखिरकार क्यों राहुल गांधी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं होता? सुन लीजिए जी, देखिए राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक पढ़े हुए, और उन पर वो लोग प्रश्न चिन्ह ज्यादा उठाते हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो किसी ठेले पर जाके 3.5 रुपए की चाय पीते हैं और 48 घंटे उस चाय के सहारे भाषण देते हैं, वो भी राहुल गांधी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, किसी के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, कोई जब राजनीति में पहला चुनाव लड़ने आती हैं तो वो बीए कर रही होती हैं फाइनल ईयर में, फिर अगला चुनाव लड़ती हैं तो फर्स्ट ईयर में आ जाती हैं, और फिर तीसरा चुनाव लड़ती हैं तो वो हाई स्कूल में आ जाती हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ लोग घर से भाग आते हैं और सिर्फ इसलिए कि जो है उनको आगे पढ़ना ना पड़े। तो ऐसे तमाम लोग जो स्तरहीन लोग हैं, छोटे छोटे लालच में पड़कर वो राहुल गांधी जी पर प्रश्न उठाते हैं, जिनके 2 करोड़ फॉलोअर्स तो ट्विटर पर हैं, 10 करोड़ से ज्यादा जिनके कार्यकर्ता हैं, ऐसे 2-2 टके के लोग राहुल गांधी पर विपक्षियों को छोड़ दीजिए। इन मूर्खों को अपनी मूर्खता का ज्ञान वहीं पर 3.5 रुपए में बेचना चाहिए। उनको चैनलों पर बैठकर ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। उनकी औकात सिर्फ 3.5 रुपए की चाय वाली है। ठीक है, आपके हिसाब से उनकी औकात इतनी ही है, छोड़ देते हैं। अब आप ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर ही इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे, उनको क्या कहेंगे? क्या उनकी भी यही औकात है? आज योगी जी मोदी के खिलाफ तन के खड़े हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के खिलाफ, बलराज मधोक को जानती हैं आप शिल्पा जी? नहीं जानती हूँ। वो जनसंघ के संस्थापक रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे। एबीवीपी जो इनका छात्र संगठन है उसके संस्थापक रहे। उनको आडवाणी जी ने सत्ता से, पार्टी से उठा के बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटल जी पर, अब मैं उस आरोप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने आरोप लगाया था, और ये वही आरोप था जो आरोप राजनाथ सिंह जी और तमाम लोगों ने बाद में कल्याण सिंह के ऊपर लगाया, जिस पर कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर किया गया। आप ऐसी पार्टी के लिए आप हमको जा रहा है बताएं। क्या रावण का कुनबा नहीं बढ़ा था? पूरा दिग्विजय कर लिया था उन्होंने, ब्रह्मांड से लेके पूरा यूनिवर्स तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए, तो क्या आप जो लोग रावण के साथ हो जाएंगे, क्या आप उनको संत कहने लगती उस समय में? ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी शिल्पा जी बोलिए सर। अब आगे उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के आने के बाद किस रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे? बात करता है वो बताएंगे क्या आप? ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी एक आत्ममुग्ध स्थिति में है। कांग्रेस की लीडरशिप भी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता और कार्यकर्ता हैं वो भी। श्रीमान उमाशंकर पांडे जी अभी कह रहे थे कि भाई वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े और कहाँ पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, और 2 टके के लोग उन पे सवाल उठाते हैं। तो पहली बात तो मैं कहूंगा के कामराज कितना पढ़े थे? अगर आप राहुल गांधी को बड़ा भारी काबिल मान रहे हैं तो के कामराज को आप क्या मानते थे? और ये देश
इस देश में इंटायर पॉलिटिकल साइंस पर भी बोलिएगा हरीश जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पर भी जरा ज्ञान दीजिए। सुन लेते सर एक बार, एक उमाशंकर जी आप बोल रही हैं, आप शांत होकर के सुनिए। हाँ बोलिए, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। हाँ बोलिए। और ये देश में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बड़ा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, जो देश को जानते हो, जो देश की कल्चर को जानते हो, देश की समस्या को जानते हो, देश की खेती और गृहस्थी और गांव और घर की समस्या को जानते हो, वो इस देश का नेतृत्व करते हैं। और ऑक्सफोर्ड में पढ़ना अलग विषय है, कैम्ब्रिज में पढ़ना अलग विषय है, लेकिन नेतृत्व देना एक अलग विषय है। सावरकर भी वहीं से पढ़ के आए थे, ये भूलिएगा नहीं। ये जो सामंती एक सोच बन जाना, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उसको वो अपने को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में रॉयल फैमिली मान चुकी है। और ये जो उसका जो एरोगेंस है, और वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे लोकतंत्र की पद्धति तो यही है कि कभी कोई सत्ता में है, कभी कोई सत्ता में है, सबका आप सम्मान कीजिए। लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो जब सत्ता से बाहर होती है तो उसी तरह व्यग्र हो जाती है जैसे पानी मछली को निकाल के पानी से बाहर रखना, और वो फिर इतना अमर्यादित आचरण करने लगती है कि उसको लगता है कि आसमान गिर गया नीचे। और आसमान के नीचे कांग्रेस तो चूंकि सत्ता से बाहर होने को लगता है उसके ऊपर आसमान फट पड़ा, लेकिन वो शो ये करती है कि जनता के ऊपर कांग्रेस ही जनता की रक्षा कर सकती है, वही आसमान को थाम सकती है। तो ये जो सोच है कहीं न कहीं ये कांग्रेस की आत्ममुग्धता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पे चिंतन करने को राजी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ही कर सकती है, हम ही सरकार चला सकते हैं, हम ही देश चला सकते हैं। ठीक है, आनंद वर्धन जी सहमत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड सर, बोलिए सर। तो ये जो कांग्रेस की जो कार्यशैली है, जो नीति है, जो रीति है, आज राहुल गांधी को सीरियसली पूरा देश नहीं लेता, उनके पार्टी के लोग तो छोड़ दीजिए। अगर निष्पक्ष ढंग से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक शब्द बोल दें तो मोदी तक यही तो बात है ना कि अगर देश का इस हद तक मामला पहुंच चुका है तो फिर कांग्रेस अब भी आखिर किस बात के इंतजार में बैठी है? वो देखिए कि राहुल गांधी को कितना गंभीरता से। ठीक है, आनंद वर्धन जी को सुन लेते हैं, एक सेकंड सर। जी, राहुल गांधी एक शब्द बोलते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी म्याऊं म्याऊं करने लगती है, मिमियाने लगते हैं, आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेगा, कोई बाइट देने लगेगा, और ये कहते हैं सीरियसली नहीं लेते। राहुल जी एक ट्वीट करते हैं, पूरी भाजपा में खलबली मच जाती है। छोड़िए इन बातों को। नहीं हरीश जी, आप कैसी बात करें, आपके 18 मुख्यमंत्री उत्तर आते हैं, राहुल जी के ट्वीट करते हैं। ठीक है, आपने जो बात कही है, फिर राहुल गांधी का करिश्मा चुनावों के समय कहाँ चला जाता है, बताइए सर। राहुल गांधी का करिश्मा चुनावों के समय क्यों नजर नहीं आता है? ये तमाम लोग उनकी पकड़ 2009 में नजर नहीं आया था आपको उत्तर प्रदेश में? शिल्पा जी, शिल्पा जी आपका ज्ञान थोड़ा कम है, ज्ञान बढ़ाइए। एक सेकंड, आप 2009 की बात कर रहे हैं, अगर अगर आपका ज्ञान अल्प है तो मैं उसका दोष मुझे मत कीजिए। शिल्पा जी, अगर आपका अल्प ज्ञान है तो मैं उसका दोषी नहीं हो सकता। 2009 की बात कर रहे हैं, आज सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दूं, सुनिए। कौन सा साल चल रहा है? 2021 में। अरे सुन तो लीजिए पहले, शिल्पा जी सुनिए पहले। कांग्रेस की स्थिति इसी वजह से तो हुई है। अरे आप सुनिए तो, अरे आप सुन तो लीजिए, आपका जवाब ना मिले तो आप बोलिएगा। 2004 में राहुल गांधी जी पहला चुनाव लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े व्यक्तित्व को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। फिर 2009 आया, राहुल गांधी जी दोबारा चुनाव लड़े, 5 साल उन्होंने जमीन पर काम किया, और 2009 में फिर हमने आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व को परास्त करके राहुल गांधी जी ने यूपीए सेकंड की सरकार बनाई। 10 साल हमारी सरकार चली। अब इस पर आप क्या बोलेंगी? 5 राज्यों में अभी हमने सरकार बनाई। गोवा में हम नंबर 1 की पार्टी थे, मणिपुर में हम नंबर 1 की पार्टी थे, मेघालय में हम नंबर 1 की पार्टी थे, अरुणाचल प्रदेश में हम नंबर 1 की पार्टी थे। अगर आपके फैक्ट गलत है, शिल्पा जी, अगर आपके फैक्ट, मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी, अगर मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं,
मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। ज्यादातर राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी से ऊपर आए थे, लेकिन जनबल पर धनबल और बाहुबल से इन्होंने सरकार बनाई। आपको तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन चीजों को उदाहरण के रूप में रखना चाहिए, लेकिन आप गोवा की बात करती नहीं कि हाँ वहां कांग्रेस नंबर 1 पर थी, मणिपुर में कांग्रेस नंबर 1 पर थी, मेघालय में हम नंबर 1 पर थे, अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी। आप ये सब बातें नहीं करती है ना। अच्छा ठीक है, मेरा छोड़िए विपक्षियों का छोड़िए, आपकी खुद के पार्टी के लोग अगर सवाल खड़े करेंगे उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे क्या? नरसिम्हा राव जी और सांसदों तो खरीदा था आपने सरकार बचाने के लिए। पूरी सरकार आपकी भ्रष्टाचार में डूबी रही, कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। अरे तो क्या कर दिया? भ्रष्टाचार में डूबे थे वो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया है। तमाचा मारा है आपको सीबीआई के विशेष कोर्ट ने, जो 2G घोटाले पर आप बात करते थे। पढ़ा है आपने जजमेंट पढ़ा है आपने सीबीआई का? उन्होंने 2G घोटाले पर थप्पड़ मारा है आप लोगों को, सीबीआई कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, लतियाया है आप लोगों को 2G घोटाले पर। आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप लगाए थे। ये सीबीआई के विशेष जज का आदेश है, पढ़ लीजिए आदेश। आपने जितने आरोप लगाए और कैग का वो जो विनोद राय था उसको राज्यसभा भेज दिया आपने, रंजन गोगोई को आपने राज्यसभा भेज दिया। ये कैसी आप दोहरे चरित्र की बात करते हैं? आप क्या बोलेंगे? आपने सारी संस्थाओं को गुलाम बना लिया, लोकतंत्र का मर्डर कर दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट के लोग सड़क पर उतरकर मनुहार कर रहे हैं, आरबीआई के लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, सीबीआई में जूतम पैजार हो रही है। आप सिखाएंगे हमको? हमने इन संस्थाओं को बनाया है, हमने बीएसएनएल बनाया आप बेच रहे हैं, हमने एलआईसी बनाया आप बेच रहे हैं, हमने वैक्सीन का पूरा हब बनाया 1948-1950 में, हमने वैक्सीन बनाने के इंस्टीट्यूट बनाए, हमने एम्स बनाए, हमने आईआईटी बनाए, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए। आपने क्या किया? हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता पा लिया। और क्या है आपका टैलेंट? इसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है आपका। आप बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, देश निर्माण की बात करेंगे। वो सावरकर जिसको वीर बना दिया आपने, 6 बार लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगी। आप बात करेंगे क्या? आपसे सर्टिफिकेट चाहिए हमको? नहीं शिल्पा जी, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और ये उमाशंकर जी की बातों से पूरी तरह लग रहा है कि इनका फ्रस्ट्रेशन किस हद तक पहुंच गया है। सच्चाई फ्रस्ट्रेशन नजर आती है आपको? फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का बोल रहा है। आपका बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं आप तो दुनिया बनाए हैं। ठीक है, आपका बड़ा सम्मान है। सच्चाई को फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया ही बनाए। फ्रस्ट्रेशन तो आपके यहाँ चल रहा है। आप दोनों के पास आनंद वर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर एक सवाल पूछ ले तो कांग्रेस को बुरी तरह से मिर्ची लग जाती है, लेकिन घूम फिर कर सवाल फिर वहीं से आ जाता है कि ना तो वो आंकड़े पेश कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने करीबियों को अपने पास रख पा रहे हैं। तो आखिरकार ठीक है सर, आऊंगा सर, प्लीज दूसरों को भी मौका देते हैं। आनंद जी कैसे देखते हैं आप इसमें? शिल्पा जी थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। देखिए जो पांडे जी कह रहे हैं बात वो सही है कि पूरे केंद्रीय का आपको राज्यसभा लोकसभा पता ही है। पूरे देश में 4123 एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए। उसमें से भाजपा के 1434 हैं 28 प्रदेशों में, कांग्रेस के 767 हैं 24 प्रदेशों में। तो कितना भी कह लिया जाए कांग्रेस कोई राइट ऑफ पार्टी नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस का 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 में 28 और 2017 में 7 एमएलए उत्तर प्रदेश में है। समस्या यहां से शुरू हो रही है। अब जैसे पांडे जी कह रहे हैं ना कि वो रीता बहुगुणा को क्या मिला और जगदम्बिका पाल को क्या मिला। जगदम्बिका पाल अगर कांग्रेस में रह गए होते तो आज कुछ नहीं होते। कम से कम उसके बाद 2 बार लगातार सांसद बने हुए हैं, तो सांसद बहुत बड़ी चीज होता है। 543 लोग जो होते हैं अवसरवाद को जिंदाबाद कहा जाए। नहीं, अवसरवाद जिंदाबाद कहा जाए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक इलेक्टेड देखिए वो किसी के सर, जब राहुल गांधी के आगे किसी को कुछ मौका मिलेगा ही नहीं, किसी की कोई सुनवाई होगी ही नहीं, तो बाहर तो फिर उज्जवल भविष्य देखेगा ही ना, जिसे आप अवसरवाद कह देते हैं। और आप इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ सुनवाई नहीं होती है, या हम आगे राहुल गांधी के किसी को देखते ही नहीं है। तो फिर एक सेकंड, उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के आप नॉन गांधी नॉन नेहरू अध्यक्ष की मांग क्यों उठी?
बताइए जरा। शिल्पा जी एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। 80 से ज्यादा गांधी नान नेहरू प्रेसिडेंट रहे, आपको आइडिया नहीं तो मैं क्या बताऊं। एक सेकंड सर, 1989 के बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है और कोई गांधी परिवार का अगले अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। उमाशंकर पांडे पूरी बात सुना कीजिए। उमाशंकर पांडे जी पूरी बात सुना कीजिए कि आप राहुल गांधी के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों आखिरकार परिवार से बाहर के किसी नाम की बात हो रही है। के नाम पर सहमति है उनकी पार्टी में। शिल्पा जी वो रेफरेंस जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। मोदी जी के नाम पर सहमति है क्या उनकी पार्टी में? उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है सिटकिरी बंद करके, आप अपनी बात पर आइए ना, अपनी पार्टी की स्थिति बताइए ना। मोदी जी में जो खेल चल रहा है, बोलेंगे क्या सहमति है क्या? आज मुद्दा जिस पर है सर उस पर ही तो चर्चा होगी। सहमति एक सेकंड शिल्पा जी पांडे जी बहुत देर से आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर प्लीज है, अवसरवाद है तो वहां पर अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से अवसरवाद है, ठीक है आपके हिसाब से अवसरवाद है, ठीक है। मैं आधे मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिए जल्दी। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये रीटा बहुगुणा यहाँ रह गई होती तो 22 और 28 एमएलए तो लाई थी, वहां जाके कम से कम एमपी बनी हुई है। तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये भी है। अरे पहली बार उसको 2 बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया है। मायावती ने इसको चेक कर लीजिए, मायावती जी ने 2 बार हमने एमएलए बनाया है उनको। एक हफ्ता पहले मायावती जी ने लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर को निकाला था, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो वहां पे 5-5 बार एमएलए रहे हैं, उसके करता धरता है। कोई चर्चा नहीं हुई थी, आपने कोई वो नहीं किया था। तो आज अगर आप ये चर्चा कर रही हैं, इसका मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं आप एक फोर्स मान रही हैं। आप मान रही हैं, जो भी मान रहा है, क्योंकि रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा को जब मायावती ने निकाला और यूपी के रेफरेंस में निकाला, आपने कोई चर्चा नहीं की थी। और मैं चलते चलते एक अपने विवेक सिंह साहब को एक बात और बता दूं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि वो टाइम मैगजीन में योगी जी क्या उसमें नहीं निकला था, वो एडवर्टोरियल था, पैसा दीजिए आपका भी निकल आएगा। वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया था और वो पैसे की वजह से वो टाइम मैगजीन में वो लेख छपा था। तो अपने इस तथ्य को भी क्लियर कर लीजिए। और वो भी एक बड़ा कारण है, योगी और मोदी जी के बीच का जो मनमुटाव है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि तुमने टाइम में अपना छपाया क्यों था, वो भी एक बड़ा कारण है। तो अपने उस तथ्य को भी ठीक कर लिए। एडिटोरियल आप भी छपा सकते हैं, उतना पैसा दे दीजिए, टाइम को आपका भी छाप देगा। सर कांग्रेस का जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कांग्रेस के लोग छोड़ के गए हैं, तो आप तो कांग्रेस में वापस क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि समस्या नहीं। जैसे अभी बोला गया योगी जी का जो एडिटोरियल था, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ, वो जांच का विषय है। अभी आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा नहीं वैसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर यह नहीं मुश्किल है कि आपके पास कितने सांसद हैं या आपके पास कितने विधायक हैं, आप कितने स्टेट में आपकी सरकारें हैं। कुल मिला के 4 से 5 स्टेट हैं जहाँ पे आपकी सरकार कांग्रेस की है, और इसके अलावा आप उस पर भी कुछ हो रहे हैं। आपने कभी सोचा राहुल गांधी की अध्यक्षता में कितनी बार कांग्रेस हार गई? आपने कभी उसका अनुमान लगाया? अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। और कितनी बार जीत गए ये बताएंगे आप? मैंने तो बताया कितनी बार हम जीत गए, कितनी बार जीती ये बताओगे क्या? उमा जी एक बार बात सुनिए पहले। मैंने आपसे पूछा था, आप भाषा नहीं, पहले आप बताइए कितनी बार जीती ये बताएंगे आप क्या? अभी आप पहले सुनिए, अभी आपने बोल दिया एक जो बहुत मुझे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सिक्के का एक पहलू देखते हैं आप सुनिए पहले। मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा गिरावट पत्रकारिता में आ गई है। आप मुझे मत सिखाइए, सुनिए पहले। आप एक और उमाशंकर पांडे जी कम से कम सुन तो लीजिए सर। नहीं, आप भी नहीं सिखा सकते हैं। सबका एक मत होता है, सबका एक विचार होता है, सब जब तक सुनेंगे नहीं। एक सेकंड सर, और सबका अधिकार है कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, वो जाहिर कर सके जनता के सामने। हाँ, तो उस पर ऑब्जेक्शन करना मेरा भी अधिकार है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सर तो उनको बात तो पूरी करने दीजिए सर, आपको बोलने का बहुत मौका मिला सर, उन्हें भी तो बोलने दीजिए जल्दी से। विवेक जी आपके पास सुना, आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि जो चाय बेचता है, जो ठेले लगाता है, उसको आप दुर्गम श्रेणी का आप उसको व्यक्ति समझते हैं। अरे मैं गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये तुम्हारा चेहरा है क्या? ये मैंने बोला है क्या? अगर ये मैंने बोला है तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो छोड़ देना पत्रकारिता। अगर ये मैंने बोला हो, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि जो ठेले पर जाकर 3.5 रुपए में चाय पीते हैं, वो भी राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप जैसे पत्रकार। ये बोला है मैंने। सर प्लीज उमाशंकर पांडे जी, व्यक्तिगत तंज की यहाँ पे इजाजत नहीं होगी सर।
चलिए ठीक है, आनंद वर्धन जी आपसे मैं नहीं, पहले अगर ये कमेंट लेना झूठ चाहूंगी। बोलेंगे, अब चीजों को उत्तर गलत प्रदेश की तरीके से राजनीति प्रस्तुत किस करेंगे, तरफ जाती तो मैं हुई जवाब दूंगा। 2022 का दंगल कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल या आसान होने वाला है आपके लिहाज से, इस समय क्या लग रहा है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है सर। नहीं देखिए, ये बिल्कुल सीधे सीधे है कि इस समय कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसमें हाँ। अगर कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो अपना उसका सोचना है। हाँ। और कांग्रेस के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं इस समय। उनके पास आप ऑप्शन बताइए। एक ही है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरे, वो सामने सामने फेस बने और वो दिल्ली से बैठ के ये ना करें, क्योंकि उनका पहले था कि वो लखनऊ आ जाएंगी और बंगला भी ठीक हो रहा था और कहां यहाँ रहकर। अगर वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस अपना हाशिए में और हाशिए में, क्योंकि किसी के अध्यक्ष को किसी को मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस क्या हाशिए पे खड़ी पत्रकारिता हुई है। करते हैं भैया? तो 2 साल से नहीं, कोरोना आप- चल रहा आप अगर- है, अगर 3 यहाँ बार पे प्रियंका गांधी जी आई, एक बार उन पर FIR हो आने से गया। कुछ नहीं होगा, कुछ तो लेकिन ठीक समझा है, करो उमेश भैया, पांडे क्या जी होगा? सब पर सवाल अगर उठा देते हैं, सबकी पांडे भूमिका जी, पर अगर सवाल उठा ग्राउंड देते में हैं, कन्वर्ट लेकिन नहीं राहुल होगा। गांधी पर देखिए, सवाल एक- सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है चलिए सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन फिलहाल की जो ताजा स्थिति है, कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे नेताओं के अंदर असंतुष्टि का माहौल है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सचिन पायलट ने भी इशारा कर दिया है, संकेत दे दिए हैं, 10 महीने के इंतजार के बाद उनके भी बगावती सुर एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं, फिर से सुनने को कानों में पड़ रहे हैं। ऐसे में अब हाईकमान क्या करेगा, हाईकमान की तरफ से कैसे इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में लिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, 2022 के दंगल के लिए। एक एक कदम यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या कुछ उठाया जाएगा कदम, कैसे ये नाराजगी दूर की जाएगी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की पार्टी के अंदर और उन्हें बाहर जाने से रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रही जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।